मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में। ठीक है ना, कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है या कोई यूनिट सेल है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे आज क्रिस्टल लैटिस के बारे में, मतलब कि ब्रेविस लैटिसेस के बारे में, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में कि कितने टाइप के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उसमें कितना पॉसिबल वेरिएशन होता है। आज हम लोग उनको स्टडी करेंगे। आज हम लोग का दो टारगेट है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना और दूसरा क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको शॉर्ट में हम लोग CN लिखेंगे। यहाँ पर CN का मतलब कार्बन नाइट्रोजन मत समझ लीजिएगा या साइनाइड मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर CN का मतलब है C फॉर कोऑर्डिनेशन और N फॉर नंबर। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद में लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन बोलता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम की जो संख्या होगा उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक है ना, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में अगर कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने कितने नजदीकी एटम के साथ अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ टच में है, ठीक है ना, उसी नंबर्स ऑफ टचिंग एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे समझने के लिए पहले आप समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से आपको कोई दिया गया है, इस तरीके से पार्टिकल, और मैं अगर बोलूं कि अगर इस पार्टिकल को हमने x मान लिया है तो मैं बोलूंगा कि बताइए इस x का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है x जो है एक इस एलिमेंट के साथ डायरेक्टली टच में है और एक इस एलिमेंट के साथ टच में है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा हम लोग क्या देखेंगे कि जिसका पूछ रहा है वो एलिमेंट अपने सराउंडिंग के साथ कितने अदर एलिमेंट के साथ टच कंडीशन में है, टचिंग होता है। ठीक है ना, नंबर्स ऑफ नियरेस्ट टचिंग एलिमेंट की जो संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके अनुसार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 2। एक्स कितने एटम के साथ डायरेक्टली टच में है, एक इसके साथ दूसरा इसके साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2 हो जाएगा। दूसरा देखो तो एग्जांपल, मान लो कि इस तरह से कोई दिया हुआ है क्रिस्टल सिस्टम, समझिए बात को। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। काफी एक दूसरे से क्या होते हैं बाबा, क्लोज्ड होते हैं। पढ़े हम लोग। चलो मान लो कि हम लोग को इसमें से पूछेगा कि इसका सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हमने मान लो कि कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज दैट कोई भी एलिमेंट को जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि ये वाला एक्स एलिमेंट, ये वाला बीच वाला, ये कितने एलिमेंट के साथ डायरेक्टली टच में, देख तो ये वाला इस एलिमेंट के साथ टच में है, ये वाला एटम इसके साथ टच में है, ये वाला एटम इस एटम के साथ टच में है, ये वाला एटम इस एटम के साथ टच में है। तो देखा जाए तो बोलेंगे कि x जो होगा सर ये इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है और इसके साथ टच में है। इस x का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस में कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन अपने नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स की संख्या जो होगा, जिसको टच करता होगा, उसको क्या बोलेंगे, दैट नंबर्स ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल वे में अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो नंबर्स ऑफ नियरेस्ट टचिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, नोट करते हैं, इनको समझ में आ गया। चलो देखेंगे, it is defined as the number of nearest touching atoms, numbers of nearest
touching atoms with another atoms एटम्स का मतलब यहाँ पर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी होता है, विथ अनदर एटम इन अ गिवन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या इसको गिवन यूनिट सेल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आई बात समझ में? क्या होगा कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ नियरेस्ट टचिंग एटम्स विथ अनदर एटम। एक एटम कितनों एटम के साथ टच में है, उसी के एटम की संख्या को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताता क्या है? क्या बताएगा? कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, कोई भी यूनिट सेल है, वो कितना स्टेबल है उसके बारे में बताता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं बार बार सीन लिखूंगा तो समझ आ जाएगा ना। द कोऑर्डिनेशन नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। यह कहता है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है उस क्रिस्टल लैटिस का स्टेबिलिटी। यानी कि अगर कोई मान लो कि कोई क्रिस्टल है, एक्स है, वाई है और जेड है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो कि 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो मैं बोलूंगा कि बताइए कौन सा क्रिस्टल सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो आपका जवाब होगा कि सर जिस क्रिस्टल सिस्टम का, जिस यूनिट सेल का, जिस क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों होगा ये बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक पॉइंट यहाँ पर, द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखो, क्रिस्टल बोलो, क्रिस्टल सिस्टम बोलो, यूनिट सेल बोलो, सब के सब क्या है? एक प्रकार का यूनिट सेल ही है ना, स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कोई यूनिट सेल बोल दिया, कोई क्रिस्टल बोल दिया। क्रिस्टल सिस्टम का छोटा पार्ट क्या होता है? यूनिट सेल होता है ना। तो क्रिस्टल सिस्टम तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का ज्यादा है तो उस क्रिस्टल सिस्टम की स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है ना, अगर इसको डायग्रामेटिकली बनाना है तो आप इसको बना सकते हो, यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि इसका अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस स्ट्रक्चर के लिए कितना आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब लड़का बोलेगा कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 लिख दिया, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी, लेकिन सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका या इसका? तो आपका जवाब होगा कि सर 1 होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एक कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का नहीं होता है। ये यूनिट सेल है मतलब क्रिस्टल लैटिस है ये कोई ऐसा, और रिपीटिंग यूनिट सेल होता है। आपको पता है कि यूनिट सेल क्या करता है? रिपीटेड होता है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मिलियंस ऑफ मिलियंस, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ बिलियंस, बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ तक है, इसके बाद वाला नहीं होगा, इसके बाद में भी बहुत सारा पार्टिकल होगा। जब क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक है, ये लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर पैक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर के केस में कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। दूसरा एग्जांपल में डायग्राम देकर के आपको इस तरीके से, इस तरह से पूछ दे, इस तरीके से पूछ दे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर पूछ दे, तो बोलेगा कि बताओ तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का कितना होगा? तो बोलेंगे 4, क्योंकि ये एटम कितने से इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में। इस एटम को इसके नजदीक में होने वाले कितने एटम इसको टच करता है, दैट नंबर्स ऑफ टचिंग एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। है ना, इसको टच करने के लिए कितने? 1 2 3 कितने? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद देखते हैं कहानी। लिखेंगे
लिखेंगे कि देयर आर मेनी factor affecting the value of कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारा फैक्टर होता है। तो लिखेंगे पहला जो होता है टेम्परेचर, लिखेंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, लिखेंगे टेम्परेचर। चलिए बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये सब जानते हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद दिलाना है। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहां पर इस तरह से कोई पार्टिकल इस तरीके से क्या है क्लोज पैक है, इस तरीके से किसी क्रिस्टल लैटिस में क्या है इस तरह से बाबा अरेंज है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई सॉलिड की बात अगर की जाती है तो बोला जाता है कि सॉलिड जो होता है क्या होता है कि बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जरा सोचो कि ये पार्टिकल इस तरीके से अपना बना हुआ है किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी यूनिट सेल में। तो हमने क्या किया कि इसको हमने टेम्परेचर दे दिया। क्या दे दिया? टेम्परेचर, मतलब कि हीट दे करके इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, इनके बीच में थर्मल कोलिजन होगा। एक्साइटेड पार्टिकल क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्साइट होकर के दूर भागने की कोशिश करेगा। जब इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल जो है इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे सिंपली समझिए कि ठंडे के दिन में अगर देखा जाए, ठंडे के दिन में जब जाड़ा होता है, ठीक ना, विंटर सीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही रजाई में 2-3 लोग जा करके सो जाते हैं सर्ट करके, ताकि उनको गर्मी लगे, है ना। लेकिन अगर गर्मी का सीजन हो, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, दूर भागता है, एक दूसरे का अलग अलग सोता है, फैल सोता है। रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और एक दूसरे से दूर भागने की क्या करता है, कोशिश करेगा। जब ये पार्टिकल दूर भागेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह का कोई सिचुएशन है और यहाँ पर इसको हिट करेंगे तो ये पार्टिकल इस तरह से है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, Cn कितना, इसका 2 है। और मान लो कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने हीट किया, तो हीट करेंगे तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इतना छोटा था, वो आफ्टर सम टाइम हीटिंग के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो क्या यहाँ पर तो टच किया था, यहाँ पर टच किया क्या, नहीं किया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होगा, नहीं डिफाइन होगा। मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में हमें बोलना पड़ेगा कि नियरेस्ट नेबर या नियरेस्ट टचिंग एटम्स होना चाहिए, टच करना चाहिए। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड होने के बाद इन पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गए, बढ़ गए, सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो लिखेंगे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो तुम बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ऐसा क्यों होता है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग the temperature, the intermolecular distance between the constituent particle get increases. That is separation increases. सेपरेशन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, दूरियां क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर गेट डिक्रीजेज। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया पहला फैक्टर, नोट करो इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या तुम इसको और दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस लिख सकते हैं। और दिस इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला जो चीज मैंने लिखा उसको इस तरह से समझा दिया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। दूसरा चीज देखिए, दूसरा फैक्टर बेटा इसको दूसरा फैक्टर देखो प्रेशर के बारे में। दूसरा फैक्टर बी में देखो प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल, इस तरह से क्या है, पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है ना, इस तरीके से पार्टिकल क्या है, अरेंज है। थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा है, हालांकि इतना डिस्टेंस होता नहीं है। अब प्रेशर लगाने का मतलब क्या होता है कि इनको इस तरह से दबाना है। मान लो कि यहाँ से हमने प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर दबाया, यहाँ से प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर लगाया, चारों तरफ से प्रेशर लगा दिए, तो पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे की काफी क्या कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, नहीं क्लोज कर जाएगा। तो क्लोज करेगा तो बताओ इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो थोड़ा बहुत इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस नजर आ रहा था, वो डिस्टेंस बताइए बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया, घट गया। इनके बीच का डिस्टेंस ये था, अब प्रेशर मैंने लगा करके इसको ले जाकर एकदम यहां तक मैंने सटा दिया, तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस कम, इंटरमोलिक्यूलर जब डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि उनके इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम होने की वजह से सेपरेशन उनका बहुत कम हो गया, यानी कि वो पार्टिकल एक दूसरे से टच कंडीशन में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, इस वजह से उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? प्रेशर बढ़ाने से इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना एक दूसरे के टच कंडीशन में आता है। जैसे सिंपल बात समझो कि आप लोग, मैं बोलूं कि अगर ये हमारे पास एक बेंच है और इस बेंच पर एक विद्यार्थी यहाँ पर बैठा है, दूसरा विद्यार्थी यहाँ पर बैठा है, तीसरा विद्यार्थी यहाँ पर बैठा है, और चौथा विद्यार्थी यहाँ पर बैठा है ना। अभी यहाँ पर देखा जाए तो चारों एक दूसरे से सट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे से, सारे पार्टिकल एक दूसरे से टच में नहीं है। हमने लगाया इधर से प्रेशर, हमने लगाया इधर से प्रेशर, जब दोनों को एक तरह से प्रेशर दबाएंगे तो क्या इनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। प्रेशर लगाने के बाद जब प्रेशर जब क्रिएट करेंगे हम लोग, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये सेम सिचुएशन जो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल है एक दूसरे के काफी क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, काफी टच कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 और 1 कितना, 2, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गया, कम पड़ गया। ठीक है, लिख देंगे ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, लिखेंगे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि द कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इट इज बिकॉज ऑफ, इसको पढ़ देना, इसको बिकॉज पढ़ते हैं, बी ऑब्लिक जेड को, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ intermolecular distance get decreases due to application of pressure, that's why application of pressure, so coordination number क्या कर जाएगा,
कोऑर्डिनेशन नंबर गेट इंक्रीजेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हमको पता है कि डायरेक्टिव यहाँ पर क्या होता है, बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, और ये हमारा कैसा होता है, प्रेशर के अप्लाई करने से। देख तो प्रेशर बढ़ाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फाइनली बोल सकते हैं कि और इंक्रीजिंग द प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिस्टम क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग, बता दें। चलो तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं। तीसरा फैक्टर क्या बोलता है, तीसरा बोलता है पैकिंग इफिशियंसी। देखेंगे तीसरा फैक्टर जो होता है पैकिंग इफिशियंसी। सी में पैकिंग इफिशियंसी, पिछले क्लास में मैंने बोला था कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। मैंने बताया था कि पैकिंग फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा उसको बोला जाता है पैकिंग इफिशियंसी। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि किसी क्रिस्टल को पैक कर रहे हैं, ठीक ना, जब पैक किया जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा। ऐसे समझिए कि एक बैग है और इस बैग में एक किताब है, दो किताब है, तीन किताब है, इस तरीके से। फिर मैंने बैग को और किताब से भर दिया, इस तरीके से, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, पांच किताब, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इस बैग को पूरे तरीके से क्लोज पैक बना दिया, ठीक है। यहाँ पर इतना कर दिया हमने, पूरा का पूरा लगभग पूरा पैक। थोड़ा सा खाली जगह है एनपीटी स्पेस है, तो बताओ कि कौन से केसेज में, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया और थर्ड केस हो गया, कौन से केसेज में पार्टिकल एक दूसरे से टच होने की कंडीशन में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से टच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या इसमें ज्यादा है, या सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सामान को पैक किया है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पैक किया है, जिसके वजह से एक दूसरे से काफी सटे हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने की चांसेस क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर कम और यहाँ पर सबसे कम है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी यूनिट सेल को या किसी क्रिस्टल को अगर हम लोग पैक करते हैं और पैकिंग की इफिशियंसी अगर जितना ज्यादा होगा, वो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे के ज्यादा टच में रहेंगे, और कह सकते हैं कि इस वजह से उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जरा से याद कीजिए, सिंपल क्यूबिक के केस में पैकिंग फ्रैक्शन इफिशियंसी कितना था, पैकिंग इफिशियंसी कितना था, 52% था। इसके बाद बताइए बीसीसी के केस में कितना था, पैकिंग परसेंटेज कितना था, पैकिंग इफिशियंसी 68% था। और यहाँ पर एचसीपी या एफसीसी या सीसीपी के केस में कितना निकाला था, पीए परसेंट हम लोगों ने, ये 74% था। यानी कि यूनिट सेल के केस में मात्र 52 एटम्स थे, शेप और साइज सबका वही रहेगा, वॉल्यूम सबका सेम है, इतना परसेंट, इसमें 68% और इसमें सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पैकिंग क्या है, बहुत ज्यादा किया है, तो इनके पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से करीब में क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो ये चीजें है। तो पैकिंग के इफिशियंसी पे, या दूसरे टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, फ्री स्पेस, जिसमें फ्री स्पेस ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम। यहाँ पर देखो तो फ्री स्पेस बहुत ज्यादा है, इसका कोऑर्डिनेशन कम। इससे थोड़ा सा कम फ्री स्पेस है, इससे थोड़ा ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें बहुत कम फ्री स्पेस है, तो कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, बहुत ज्यादा। आइए समझ में, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि द कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्री स्पेस। जिसका फ्री स्पेस ज्यादा उसकी पैकिंग इफिशियंसी कम, और जिसकी पैकिंग इफिशियंसी कम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कम।
जिसका फ्री स्पेस कम होगा उसकी पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा, ज्यादा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ज्यादा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो तीन फैक्टर पढ़ा, एक फैक्टर पढ़ा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर पढ़ा प्रेशर, और तीसरा फैक्टर पढ़ा क्या, पैकिंग इफिशियंसी। जिसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा हो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, जिस पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई किएगा, प्रेशर का अमाउंट जो होगा वो पैकिंग प्रेशर का जो अमाउंट ज्यादा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है। नंबर्स ऑफ टचिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार के अगर पैक करने का तरीका, पैकिंग इफिशियंसी अगर बहुत ज्यादा है, क्रिस्टल में पार्टिकल को पैक करने के बाद फ्री स्पेस यदि बहुत कम होगा, उसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी, और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट सेल में क्या क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, तो उसको भी लिखेंगे। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कीजिए, सिर्फ पूछेगा कि इस यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे, नेक्स्ट वही तरह से कर दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट for different type of a unit cell, ठीक है ना। जैसे कि अगर बोलेगा ए में कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। अब कोई पूछेगा कैसे, तो देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। हालांकि कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे होता है, बट आपको जानना जरूरी है ना। आपको बस रिजल्ट से मतलब है। जब तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें तो आप बोलोगे कि सर अगर ये हमारे पास यूनिट सेल है, क्या है, यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। पता है ना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर बोलेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, उसके कॉर्नर एटम पर प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। मान लो सपोज दैट कि हमने इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लिया कि यहां पर मेरे पास कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल के साथ टच में रहेगा, देखो तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल के कांटेक्ट में रहेगा, नहीं रहेगा। हम लोग दिखा रहे हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस है, एक्चुअली ये एज लेंथ है मेरा। और इतना सॉलिड के केस के में कोई भी सॉलिड हो, ठीक है ना, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, नैनोमीटर पिकोमीटर में होता है। आप देखने से नहीं पता, जैसे ये बोर्ड हमारा है सॉलिड है, आप बता सकते हो क्या कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस इतना है या उतना है, नहीं बता सकते हैं। तो ये सिर्फ ये समझना है कि इसको टच करने वाला कौन कौन एटम हो सकता है। तो यहाँ पर रहने वाला पार्टिकल हो तो ये टच कर सकता है इसको, ये तो ये लाइन के लोग में यहाँ पर ये वाला कॉर्नर वाला पार्टिकल इसको टच कर सकता है, फिर यहाँ वाला पार्टिकल इसको क्या कर टच कर, लेकिन क्या ये वाला पार्टिकल यहाँ टच करेगा, नहीं करेगा, ये वाला इसको टच नहीं कर सकता है। फिर दोस्तों ये तो हम लोग एक यूनिट की बात किए, एक यूनिट सेल की बात किए। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिस्टल लाइटिस में क्या होता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। अब इसके बगल में भी कोई यूनिट होगा, इसके ऊपर में भी कोई यूनिट होगा, इसके नीचे में भी बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो अगर हम मानो कि ये जो लाइन है मेरा, इस लाइन को थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, इस लाइन में बगल में एक और यूनिट सेल हो सकता है, एक और कॉर्नर हो सकता है जिसके ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं, तो ये भी इसको टच करेगा। इस लाइन के अलोंग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे बढ़ाओगे तो तुमको मालूम चलेगा कि यहाँ पर भी कोई यूनिट सेल का कोई कॉर्नर होगा, उस कॉर्नर पे भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा जो इसको टच कर सकता हो। तो इस लाइन के अलोंग जा रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन के अलोंग जाएंगे तो एक और हमारा कोई यूनिट सेल होगा जिसका कोई कॉर्नर होगा जो इसको क्या करेगा, टच करेगा। तो देखो तो इसको टच करने वाले एटम की संख्या कितना, 1 2 3, ये 4 और ये 5 और कितना 6। इस एटम को टच करने वाले टोटल नंबर्स ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम की जो संख्या होगा वो 6 होगा। इसलिए सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। क्लियर है। बी में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, इसका लिखिएगा कितना होता है 8 होता है। कैसे, अब देखो बीसीसी के केस में अगर हम बात करेंगे, ये हो गया तुम्हारा सिंपल क्यूबिक, ठीक ना। बीसीसी के केस में जरा देख दो, पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं बाबू, बताओ बताइए। पार्टिकल रहते हैं प्रेजेंट कॉर्नर पर और कहां पर, बॉडी के सेंटर पर। दिस इज योर कॉर्नर, दिस इज योर कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और क्या, ये कॉर्नर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पार्टिकल पर बॉडी के ठीक सेंटर पे, इसको फेस मत समझिएगा, क्या है बॉडी के ठीक इसको सेंटर पर मैंने यहाँ पर पार्टिकल इस तरह से बना दिया, समझो। अब जरा देखो तो बॉडी के सेंटर पर इसको कैसे करेगा। अब ऐसे समझो कि यह कोई रूम है और रूम में ये हमारा जो हम बोर्ड साफ करने के लिए जो ले आए हैं, ये जो हमारा डस्टर जो है, ये हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पर इस तरह से ठीक बीचों बीच में। इसको टच करने वाले कौन कौन एटम हो सकते हैं जरा बताओ तो। कॉर्नर का ऊपर में कहोगे कॉर्नर, 4 कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर के एटम इसको टच करेगा और नीचे के 4 कॉर्नर टच करेगा, तो 4 4 कितने 8, ऊपर से 4 कॉर्नर के एटम, नीचे से 4 कॉर्नर के एटम, तो कितने हो गए 8। ये वाला एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, 4 ऊपर के एटम और नीचे के 4 एटम, तो 4 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा। अरे भाई ऐसे समझो ना, देखो मैं बोल रहा हूं बार बार कि ब्लैक बोर्ड हमारा 2D है और पढ़ रहे हैं हम लोग 3D, तो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक ना। देखो यहां पर ऊपर से हम लोग 4 निकाल लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से ये तुम्हारा 4 हो गया, ठीक ना। बॉडी के सेंटर पर ये हो गया, ठीक है। तो देखो जरा सा, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर, दूसरा पार्टिकल इस कॉर्नर पर, तीसरा पार्टिकल इस कॉर्नर पर और चौथा इस पर। ये सेंटर में जो बॉडी है इस पर कितना हो गया 4, ऊपर वाला दिखा दिया, और नीचे का 4 पार्टिकल को उठा करके मान लो कि यहाँ पर नीचे वाला ये बना दिया हम लोगों ने, कितना, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा यहाँ पर पार्टिकल है। अब इसको हमने क्या किया, उसको उठा करके इसके जस्ट ऊपर में रख दिया, तो ये ऊपर से रख दिया, तो ये ऊपर वाला 4 और ये नीचे से रख दिया, नीचे वाला 4, तो 4 4 कितने पार्टिकल इसको टच करेगा 8 करेगा। इसको उठा करके इसको जस्ट ऊपर में रख दो, इस पार्टिकल को सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल है उसको टच करने वाले की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 कितने 8। इसलिए बीसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8। ये हो गया आपका बीसीसी के लिए, ठीक है ना। नोट करो इसको फटाफट जल्दी से। बात करेंगे किसके, हम लोग एफसीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, एफसीसी की बात करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे सी में कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी, ठीक है। क्या होता है सीसीपी, क्या होता है एचसीपी, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर तीनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेम होता है, इसलिए इसको हम लोग दिखा दिए। इसका लिखिएगा कि सीसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर इससे कितना होता है, ये 12 होते हैं। कितने होते हैं 12 होता है। किसके केस में भाई, एफसीसी के केस में, सीसीपी के केस में एचसीपी। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सीसी क्लोज क्यूबिक पैक या क्यूबिक क्लोज पैक, और एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जरा देखो एफसीसी के केस में 12 कैसे होता है, ऐसे समझना है बहुत। देखो हेक्सागोनल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एचसीपी में बता रहा हूं, ठीक ना। इस तरीके से, और ये है मेरा बॉडी सेंटर, ठीक है। तो देखो तो ये ऊपर में है इस तरह से, ऐसे समझो कि ये हेक्सागोनल है, और बीच में मान लो कि देखो यहाँ पर मैंने पार्टिकल बना दिया इसके सेंटर में, ठीक है। इस तरह से कोई पार्टिकल है और ये 6 भुजाएं हैं, माने कि 6 साइड है, हर साइड का ये सब जितना भी है ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आपका कॉर्नर है। क्या है बाबा, कॉर्नर है। और कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक ना। और यहाँ पर एक हमारा बॉडी का सेंटर है और यहाँ पर एक पार्टिकल को मैंने रखा। तो इसको टच करने वाले कितने हैं, जब देख तो ऊपर से 6 एटम है, नीचे से 6 एटम, कितना इसको टच करेगा 12 एटम। एक इस तरह से समझ लिया है ना। दूसरा चीज तो ऐसे देख लो, मान लो कि यहाँ पर तेरे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है इस तरीके से, है ना। हमने बोला कि एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग,
ठीक ना। HCP का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मतलब होता है पैकिंग के आधार पर, ठीक है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये हेक्सागोनल में देख लिया HCP में। अब यहाँ पर देखो फेस के सेंटर पर होगा, तो ये हमारा फेस हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम ऊपर वाले को ले सकते हैं, तो एक फेस मेरा ये हो गया। कितना पार्टिकल हो गया बता तो। इधर तो इसको टच करने वाला एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और चौथा एटम। मान लो कि ये दीवार है, एक दीवार पर मान लो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल इधर से फेस पर रख दिया है, मान लो कि यही है, तो यहाँ पर ये पार्टिकल ठीक बीचों बीच में पार्टिकल का रखा, तो इस पार्टिकल डिटेक्ट करने वाला ये फेस है मेरा, याद रखिए फेस के ठीक सेंटर पर। तो ये कॉर्नर का पार्टिकल इसको टच करेगा, इस कॉर्नर का पार्टिकल, 4 कॉर्नर पे, एक फेस पे 4 कॉर्नर पे कितना कर लिया आपको, 4 गुजर में। नीचे वाला को बात करेंगे, तो ये वाला फेस भी कितना है, 1 2 3 कितना 4, ये भी टच करेगा। और मान ले सपोज दैट कि तेरे पास यहाँ वाला फेस को अगर हम लोग दिखा दें इस तरीके से, यहां से मिलाओगे तुम, तो एक हाइपोथेटिकल इसे बना रहा हूं ना, इस तरीके से मान के चल, तुम ये मान कर चलो कि यहाँ पर होने वाला क्या, इस तरीके से देखो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक फेस है और एक फेस यहाँ पर है, ये बीच के ठीक सेंटर पर क्या है कंस्टिट्यूएंट, इसको हमें मान लो कि ये हमारा क्या है, ये सेंटर है, कोई पार्टिकल है यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ऊपर से 6 फेस हो गया, तो इसको टच करने वाला देखो, तो यहाँ पर ये हमारा मान लो कि क्या है, मेरा क्यूब का इथी है, स्क्वायर है, एक फेस पर 4 गो कॉर्नर होगा ना, तो देखो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 1 4 कॉर्नर, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो 4 इसको टच किया, 4 यहाँ पर टच किया इस तरह से, और 4 एक नीचे से टच किया, तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12। एक फेस इधर से, एक फेस इधर से, और एक फेस बीच में हमने इंटरमीडिएट में। अरे भैया यूनिट सेल है ना, और ये यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस में 1 2 तो होते नहीं है, मिलियंस होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। क्लियर है, तो देख लो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12, इसको दिखा देना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, FCC है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, CCP स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक ना। सब इसको क्या करेगा, टच करेगा, है ना। आपको दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बनाया हूँ, थोड़ा डिस्टेंस दिखाने को। ऊपर से 6 पार्टिकल, नीचे से 6 पार्टिकल, कितना 12 है HCP के केस में। और यहाँ पर क्या, एक फेस के सेंटर पे, तो उस फेस के चारों कॉर्नर, फिर हो गया दूसरे फेस के चारों कॉर्नर, और बीच में एक इंटरमीडिएट मैंने एक फेस बनाया जो उसके चारों कॉर्नर का चारों एटम क्या करेगा, टच करेगा। तो 4 हैं कितने 12 हो गए। आपको बस रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक ना। आपको बस इंपोर्टेंट कर देता हूं, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखिएगा रिजल्ट को, कि कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा, सिंपल क्यूबिक के केस में कितना ज्यादा 6, BCC के केस में कितना ज्यादा 8, और HCP हो गया, FCC हो गया, या CCP हो गया, इसके लिए कितना 12 होते हैं। कितना होते हैं बाबा, 12 होते हैं। जरा सा इसको रिलेट कीजिएगा, तो फैक्टर अफेक्टिंग जो था हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो बताओ तो इसका पैकिंग इफिशिएंसी कितना, सिंपल क्यूबिक का 52%, इसका कितना 63%, और इसका कितना था 74%। तो जिसका पैकिंग इफिशिएंसी ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ज्यादा। आई बात समझ में। अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ दूं कि विच वन इज मोर स्टेबल, ए में देंगे सिंपल क्यूबिक, बी में देंगे BCC, सी में देंगे FCC। आपका जवाब क्या होगा, FCC। आपने पढ़ा था अभी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मार देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया था, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ठीक ना। तो कहता है कि एक तरीका था, जिस तरीका का नाम है, मेथड का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रैक्शन ACT, देख लेना स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है। इसको क्या किया था कि ब्रैविस एक साइंटिस्ट थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया था कि ब्रैविस ने क्रिस्टल सिस्टम को क्या किया था, स्टडी किया।
उन्होंने देखा क्या कि टोटल 7 प्रकार के 7 टाइप के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम उन्होंने देखा। कौन कौन 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम थे? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोरोम्बिक था, मोनोक्लिनिक थे, ट्राइक्लिनिक थे, हेक्सागोनल थे और रोम्बो हाइड्रोक्लिनिक। ये टोटल 7 प्रकार की बेसिक थी। मतलब कि क्रिस्टल 7 प्रकार का होता है, ये बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। ब्रैविस ने क्या किया था कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में उन्होंने एक वेरिएशन को स्टडी किया था। इस पॉसिबल वेरिएशन को बोला जाता है ब्रैविस लैटिसेस बोला जाता है। तो आखिर ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में किसकी वजह से वेरिएशन काउज किया गया? तो उन्होंने देखा कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का हमने देखा था उसका क्या होता है, एक्सियल लेंथ होता है और क्या होता है, एक्सियल एंगल होता है। इस एक्सियल एंगल को हम लोग इंटरफेसियल एंगल के भी नाम से जानते हैं। दो फेस के बीच का जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। हम लोगों ने इसको एक्सियल एंगल बोलते थे। तो एक्सियल एंगल बोलिए या इंटरफेसियल एंगल बोलिए, एक्सियल लेंथ बोलिए, चाहे यूनिट सेल लेंथ बोलिए, चाहे एज लेंथ बोलिए। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया था कि जब देखा कि तीनों एज लेंथ आपस में बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी। अरे भाई पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह से कोई यूनिट सेल होता है, क्यूब टाइप का होता है, ये भी एज लेंथ, ये भी एज लेंथ, ये भी एज लेंथ। क्यूब की जब सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, सारे एंगल अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर हो जाए तो क्यूबिक कहलाता है, क्यूब होता है, यूनिट सेल होता है। तो पहले क्या कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में देखा कि तीनों की तीनों एज लेंथ आपस में क्या है, बराबर। तीनों के बीच का अल्फा बीटा गामा के एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक का प्रॉपर्टी। याद रखिएगा क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी, या बोल सकते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या, तीनों लेंथ क्या है, एक्सियल लेंथ क्या होंगे, बराबर, और तीनों एक्सियल एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? और यहाँ पर नंबर्स ऑफ ब्रैविस लैटिसेस, ब्रैविस लैटिसेस का मतलब कितने वेरिएशन को देखा। तो इन्होंने देखा कि क्यूबिक में 3 प्रकार के वेरिएशन, एक सिंपल क्यूबिक बनेगा, दूसरा बीसीसी बनेगा और तीसरा कितना बनेगा, एफसीसी बनेगा। ठीक उसी प्रकार टेट्रागोनल की अगर बात किया गया तो टेट्रागोनल में देखा कि 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, जबकि तीसरी भुजा, तीसरा जो साइड है आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनके एंगल तीनों क्या थे, बराबर थे, अल्फा बीटा गामा, यानी कि एक्सियल एंगल क्या है, बराबर थे, वो 90 डिग्री के बराबर। और इसमें 2 तरह का वेरिएशन पाया गया, एक सिंपल क्यूबिक और दूसरा क्या, बीसीसी। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं था, और जबकि तीनों एंगल आपस में क्या थे, बराबर थे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो वेरिएशन हो जाए, जिसको ब्रैविस लैटिसेस बोलते हैं, वो 4 है। कौन कौन, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और कौन सा, इंडसेंटर, यानी कि 4 तरह के। एक यही याद रखिएगा, एक ऐसा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें ब्रैविस ने सबसे ज्यादा पॉसिबल वेरिएशन को स्टडी किया था। कितने भाई, 4। कौन कौन, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और क्या, ईसीसी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट लेते हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं थे। एक्सियल एंगल की बात करेंगे तो अल्फा बराबर गामा था बराबर 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, लेकिन बीटा जो था वो 90 डिग्री के बराबर नहीं था, यानी कि अल्फा भी 90 डिग्री के बराबर, गामा भी 90 डिग्री के बराबर, लेकिन बीटा जो था 90 डिग्री के बराबर नहीं था। ये किसके लिए आ गया, मोनोक्लिनिक के केस में। और इसमें कितने पॉसिबल वेरिएशन, मात्र 2, एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा एज सेंटर या इंड सेंटर क्यूबिक। ठीक है? इसके बाद ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं। ट्राई क्लिनिक में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं थे, तीनों साइड बराबर नहीं थे, तीनों के तीनों एक्सियल लेंथ आपस में बराबर नहीं थे, और यहाँ पर तीनों एंगल भी क्या है, आपस में बराबर नहीं है। और इसमें सिर्फ एक पॉसिबल वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड क्या, सिंपल क्यूबिक। ठीक है? यहाँ पर हेक्सागोनल में 2 बराबर, एक लेंथ बराबर नहीं है, जबकि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है? बोल देगा कि वो कौन सा ऐसा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसके एक्सियल लेंथ ये है और एक्सियल एंगल ये है। तो आपको क्या जवाब दोगे, हेक्सागोनल। बोलेगा कि हेक्सागोनल में टोटल नंबर्स ऑफ ब्रैविस लैटिसेस की संख्या कितना है, 1। पूछेगा कि कौन सा ब्रैविस लैटिसेस, बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, सिर्फ 1।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार का रोम्बोहेड्रल की बात करेगा तो रोम्बोहेड्रल में तीनों भुजाएं आपस में बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों एंगल भी बराबर होगा लेकिन तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। कितने पॉसिबल वेरिएशन भाई? सिर्फ एक, कौन सा? सिंपल क्यूबिक। तो याद रखना यहाँ पर इसमें से जितना भी होता है वो मुख्यतः 4 पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपसे ऑर्थोरोम्बिक, इसके बाद आपको पूछा जाएगा ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो और आपको इसको भी बढ़ लो। हेक्सागोनल पूछता है 120 डिग्री एंगल, बाकी सब 90 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कितना है वो चीज दिखाता है, लेकिन गामा यहाँ कितना के बराबर? हेक्सागोनल में 120 डिग्री। तो ये आपको भाई याद रखना पड़ेगा। और हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड नहीं जानते हैं क्या होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अपना स्टडी किया था और इस तरह से पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे कि अगर कोई आपसे अगर ये बात अगर बोलता है, अगर कोई आपसे बात बोलता है कि ब्रेविस लैटिसेस क्या होते हैं और ब्रेविस लैटिसेस की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलना कि ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि टोटल बेसिक जो है 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है। कौन कौन भैया? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और कौन सा? रोम्बोहेड्रल। ये जो है 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है। इन 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को चेंज किया गया, चेंज करके स्टडी किया गया, तो उन्होंने पाया 14 टाइप के पॉसिबल वेरिएशन को स्टडी किया। इसी 14 टाइप्स के पॉसिबल वेरिएशन को ब्रेविस लैटिसेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि कितने ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 14। कैसे? जोड़ कर देख लो, 3 और 2 कितने? 5, 5 और 4 कितने? 9, 9 2 कितने? 11, 12, 13 और कितने? 14। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस की संख्या कितना? 14। पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने? 7। कौन कौन सा? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और कौन सा? रोम्बोहेड्रल। मैं आपको इस सीक्वेंस को एनसीईआरटी में सीक्वेंस उल्टा पुल्टा दिया हो सकता है, लेकिन हम लोग ने क्या किया कि ट्रिक बनाया इसको याद करने के लिए, ताकि आपको अरेंज करने में आसानी होगी, ठीक है ना। चलो देखो, तो सबसे पहला ट्रिक हम लोग बात करेंगे कि इनको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो इसको देखो, तो याद करने का तरीका है, यहाँ पर ट्रिक में लिख देता हूं, ट्रिक में लिख देता है यहाँ पर। इसको याद करने का तरीका लिखिएगा, क्यूट आवर मदर। इस तरीके से कैसे याद करेंगे? क्यूट आवर मदर। ये दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा क्या? दिखाई दे रहा। अब पढ़ेंगे क्यूट आवर मदर। सी फॉर किसके लिए? क्यूबिक के लिए। टी फॉर किसके लिए भाई? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए। आवर को याद रखिएगा, ऑर्थो रोम्बिक, रोम्बिक। एमओ को याद रखिएगा, यहाँ पर एमओ क्या हो गया? मोनो क्लिनिक, ठीक है। यहाँ पर टी जो हो गया इसको याद रखिएगा, ट्राई क्लिनिक, ठीक है। एची याद रखिएगा, हेक्सागोनल, ठीक है। और आर को याद रखिएगा, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। तो कोई भी पूछेगा कि कितने प्रकार का, तो बस बोलिएगा क्यूट आवर मदर, ठीक है। कैसे कैसे? क्यू क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, आवर को पढ़ेंगे ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। एमओ मोनोक्लिनिक, टी ट्राइक्लिनिक, एच ई हेक्सागोनल, हेक्सा में एच ई आता है तो एच ई हेक्सागोनल, आर फॉर रोम्बोहेड्रल। तो ये आपके 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा एक्सियल लेंथ में याद करने का तरीका। देखो, जब जितने साइड्स बराबर होंगे उसके लिए 0। देखो यहाँ पर तीनों के तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर। तो हम यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से डाटा देंगे, उसमें याद रखेगा अगर हमने 1 लिखा इसका मतलब कि एक साइड उसमें से इक्वल नहीं है, अनइक्वल साइड को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कोई नंबर से, ठीक है ना। जैसे कि देखो, तो यहाँ पर बताओ, इस हम लोग बात करेंगे एक्सियल लेंथ में ए बराबर बी बराबर सी, इसमें कितने अनइक्वल है? एक भी अनइक्वल नहीं है, सारे के सारे इक्वल है, यानी कि नंबर्स ऑफ अनइक्वल एक्सियल लेंथ कितना? 0। तो यहाँ पर याद रखना, कोड है, ये सब याद करने का टेक्निक है,
जीरो। इसमें बताओ इसमें कितने अनइक्वल हैं? सिर्फ एक, ए बी बराबर है, सी अनइक्वल है, तो यहाँ पर कितना? 1। इसमें कितने अनइक्वल हैं? 1 और 2, यहाँ पर 2 अनइक्वल हैं। यहाँ पर कितने अनइक्वल हैं? 2। यहाँ पर कितने अनइक्वल हैं? 2। ए और यहाँ पर सीधा 2, ए के बराबर ना तो बी है और बी के बराबर ना सी, तो 2 अनइक्वल है। यहाँ पर कितने हैं? 2 अनइक्वल है। यहाँ पर कितने हैं? 1 अनइक्वल है। यहाँ पर कितने साइड अनइक्वल है? 0 अनइक्वल है। टेक्निक याद रखना, ये तो टेक्निक समझ गए। इसको याद करने का क्या? क्यूब टावर मदर। इसको याद करने का तरीका क्या होगा? 0 1 ट्रिपल 2, 0 1 ट्रिपल 2 1 0। ऊपर से जाओगे तो 0 1 ट्रिपल 2 1 0 और नीचे से भी जाओगे तो 0 1 ट्रिपल 2 1 0। तो ये कोड याद रखना। एक्सियल लेंथ को कैसे अरेंज करेंगे? 0 1 ट्रिपल 2 फिर क्या? 1 और 0। तो आप ये वाला ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी आप अपना कर लोगे, ठीक है ना? ये हो गया। और यहां पर याद करने का तरीका जानो तो एक्सियल एंगल के केस में याद रखना, सी यहां से क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के केस में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां से लेकर के 3 तक क्यूट आवर तक आपको अल्फा बराबर बीटा यानी कि क्यूट आवर यानी कि क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के केस में, तीनों के केस में तीनों एक्सियल एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। तो यहां हो गया। और बाकी ये सब अपना याद रखिएगा, है ना, कि किसका कितना होता है? अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री यानी कि अल्फा और गामा के 90 के बराबर होगा, जबकि बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह के इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशन देख लिया आप लोगों ने, है ना? इसको याद करने का ट्रिक देख लिया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितना? तो 7 हो गया। इसके बाद जो होगा, इसके बाद बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रैविस लैटिसेस की संख्या कितना? 14 हो गया। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि वो कौन सा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबल वेरिएशन होगा? ऑर्थोरोम्बिक। कितना भैया? 4 होता है। कौन कौन? सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और इंसेंटर, ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछ देगा कि ये वाला दे दिया रहेगा कि कोई क्रिस्टल सिस्टम है और बोलेगा कि उसका एक्सियल लेंथ ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 और बोलेगा कि एक्सियल एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, तो बोलेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है? बोलेंगे क्यूबिक। ये दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें कितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं? तो कितने? 3। कौन कौन? सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी और कौन सा? एफसीसी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है, ठीक है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताइए क्यूबिक में और टेट्रागोनल में क्या अंतर है? मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या अंतर है? तो एक तरफ क्या लिखेंगे कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, एक तरफ एक्सियल लेंथ, एक तरफ एक्सियल एंगल, और यहां से इसके बारे में ये लिख देंगे और यहां से इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? देखो इसको लिखने से पहले, ये चार्ट को लिखने से पहले आप ऊपर में सबसे हेडिंग दे देना, मेन हेडिंग में दे देना इस तरीके से कि स्टडी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रैविस लैटिसेस इस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा लिखना पड़ा क्योंकि इतना ही को लिखने में 1 घंटा टाइम लग जाता है, ठीक ना? इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया था, तो अब मैंने समझा था। तो यहाँ पर लिखना स्टडी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रैविस लैटिसेस, ठीक ना? तब इस तरह से बात कीजिएगा, ठीक ना? फिर यहाँ पर इसको लिखने के बाद ये ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक ना? ये कोड याद रखिएगा। ये कोड हमने अपने से बनाया हुआ है, सब कोड आपको टेक्निकली याद करने के लिए, ठीक ना? ये किताबों में ये 0 1 ट्रिपल 2 सब नहीं मिलेगा, ठीक ना? चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं। हो गया? चलो देखो इसके नीचे में लिखिएगा एरो दे करके, है ना?
लिखिएगा, पूरा जितना बता उसको लिखने के बाद लिखिएगा, देयर आर 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है ना। कौन कौन सा 7 टाइप का बताया था मैंने, क्यू टावर मदर बताया था ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द पॉसिबल वेरिएशन will be studied by Bravis in basic crystal system and this total possible variation is equal to 14। कितना है? 14। this possible variation is called Bravis lattices। याद रखिएगा। ब्राविस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि साइंटिस्ट ब्राविस थे और उन्होंने इस चीज को क्या किया था, स्टडी किया था। क्यों? कौन से मेथड के द्वारा? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखे, तो बेसिक क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। लिखेंगे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम आर कितना होता है? 7। अभी मैं 14 क्या मारेंगे? 7 मारेंगे। आप घबराइएगा मत, है ना, क्योंकि ये ब्राविस लैटिसेस की संख्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्राविस लैटिसेस आर फाउंड, है ना। ये लिखेगा 7, अभी में कितना? 14, क्या मारेंगे? 14 मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन, या बगल में लिख लीजिएगा क्वेश्चन में ब्राविस लैटिसेस। ऑप्शन में रहेगा मोनोक्लिनिक, बी में रहेगा क्यूबिक, और सी में दिया रहेगा ऑर्थोरोम्बिक, डी में देगा नन। क्या मारेंगे? ऑर्थोरोम्बिक। कितना होता है इसमें ब्राविस लैटिसेस? 4 होता है, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज नोट करें इसको। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है बीसीसी में, ये आपको स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो ना जेई मेन में थोड़ा इसे टफ कर देता है। देखते हो क्या करता है टफ, मिटाए इसको, जल्दी करो। देखो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं। ये बुक है आपका ए नमस्ती का, ठीक ना, इंडिया का सबसे बढ़िया बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक ना, जेई मेन और एडवांस के बच्चों के लिए है,
है ना। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। कहता है कि द यूनिट सेल विथ पैरामीटर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री एंड ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी इज, ऑप्शन में दिया हुआ है क्यूबिक, बी में दिया हुआ है ट्राइक्लिनिक, सी में दिया हुआ है आपका हेक्सागोनल और डी में दिया हुआ है आपका टेट्रागोनल दिया हुआ है। बताओ क्या होगा ऑप्शन इसका, अब बताइए तो जरा सा, कौन सा ऐसा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों एक्सियल एंगल बराबर है 90 डिग्री के, और ये जो है ए बराबर 2 साइड बराबर है और तीसरा साइड बराबर नहीं है। कौन सा होगा? टेट्रागोनल, पढ़िए कौन सा होगा? टेट्रागोनल, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम has the following unit cell parameter, unit cell parameter, और ए में दिया हुआ ऑप्शन में ए बराबर बी बराबर सी कॉमा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। बी में दिया हुआ है ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। सी में दिया हुआ है आपका चॉइस ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और कोमा करके लिखा हुआ है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और डी में दिया हुआ है आपका ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी और कहता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा इक्वल टू कितना 120 डिग्री। तो ये तो पहले ही नहीं होगा, 120 डिग्री वाला एंगल कौन कहलाता है? हेक्सागोनल। हम लोग को कौन सा ट्राइक्लिनिक के बारे में, तो ट्राइक्लिनिक के बारे में बताओ क्या होता है। ट्राइक्लिनिक केस में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, यानी कि ए बी और सी नॉट इक्वल और अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या, ये वाला चॉइस हो जाएगा। यहाँ पर नोट करना स्टार दे करके इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ट्राइक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और जो क्यूबिक होता है मोस्ट सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि इनके एंगल भी क्या होंगे? बराबर, इनके साइड भी क्या होते हैं? बराबर। याद रखिए क्यूबिक के केस में देख लेना, ये टेट्रागोनल का है। क्यूबिक के केस में क्या होता है कि ए बराबर बी बराबर सी, तीनों एक्सियल लेंथ बराबर होंगे और तीनों एंगल अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे। कितने के बराबर? 90 डिग्री बराबर। इसको अनसिमेट्रिकल क्यों बोला गया? ट्राइक्लिनिक को मोस्ट अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इनके तीनों एक्सियल लेंथ भी बराबर नहीं है और तीनों एक्सियल एंगल भी बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर साइड में नोट करके मैं लिखवा देता हूं। चलो हो गया। तो इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बन जाएगा ना। 2-3 में 5-6 क्वेश्चन है इसमें से, तो इसमें से आप आराम से क्या कर लोगे, इसको बना लो। अब मैंने ट्राइक्लिनिक लिखा है, क्यूबिक लिख दिया है, टेट्रागोनल, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना। तो चलो ये हो गया, मिटा दें। चलो देखो नोट करके लिख लेना। नोट पहला मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम,
मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्यों? क्योंकि इनका सेल पैरामीटर कितना? ए बराबर बी नॉट इक्वल टू कितना? तीनों अनइक्वल होंगे, एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो याद रखिएगा मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का क्या है सेल पैरामीटर? आपको दिखा दिया गया। दूसरा नोट करके लिखिएगा कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल जो सिस्टम होगा उसका नाम क्या होगा? याद रखिएगा क्यूबिक। क्यूबिक होता है, और क्यूबिक का सेल पैरामीटर ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हम लोग इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना इसको भी। ये एंड लिखा हुआ है बीच में, एंड, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सियल लेंथ और एक्सियल लेंथ सारे के सारे बराबर। यहाँ पर एक्सियल लेंथ और एक्सियल लेंथ कोई बराबर नहीं है, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल और इसको क्या बोला गया? सिमेट्रिकल बोला। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको कैसे पूछा जाता है। देखो यहाँ पर हो सकता है कि किसी का जैसे नॉट इक्वल टू, तो कोई यहाँ पर वैल्यू भी दे देगा कि वैसा क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताइए जिसका ए बराबर 0.52 नैनोमीटर है, बी बराबर जो है 3.56 नैनोमीटर है, और सी बराबर बोलेगा कि 0.00093 पिकोमीटर है। तो बोलेगा कि बताओ कौन सा? दे देगा कि तीनों क्या है? आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये कभी न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। देखते हैं बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे। देखो बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन क्यूबिक क्रिस्टल एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम बोल देगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर लिख लो आंसर करके, यहां पर लिखना, पहले तो लिखना प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर लिखेगा क्यूबिक लिख लीजिएगा, और यहां पर फिर लिखिएगा क्या बाबा? आपको ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। तो बता तो पहला प्रॉपर्टी पे पढ़ेंगे एक्सियल लेंथ। बताओ क्या होता है क्यूबिक के लिए? एक्सियल लेंथ क्यूबिक के लिए क्या होता है बोलो? अरे बाबा अभी तो बताया, हो गया। इसके लिए तीनों नहीं बराबर, इसमें तीनों बराबर। दूसरा में हम लोग लिखेंगे एक्सियल एंगल, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना? 90 डिग्री। और इसके केस में क्या हो जाएगा बोलते बाबा? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और दिस इज नॉट इक्वल टू गामा और दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तीसरा की बात करेंगे ब्रेविस लैटिसेस कितना होंगे इसमें? ब्रेविस लैटिसेस की संख्या कितनी होगा? तो क्यूबिक के केस में कितना? 3 थे, एससी बीसीसी और एफसीसी। कितना? 3। कौन कौन से? एससी बीसीसी और कितना थे? एफसीसी थे। और इसके केस में ब्रेविस लैटिसेस की संख्या कितना होगा बता तो? ट्राइक्लिनिक है, एक होता है यहाँ पर, एक कौन सा? सिर्फ एससी होता है। हो गया ना। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मोनोक्लिनिक में हेक्सागोनल में क्या अंतर है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, बोलेगा कि हेक्सागोनल में और रोम्बोहेड्रल में क्या अंतर है। तो ये आपका फॉर्मेट है, एक तरफ प्रॉपर्टीज कर दीजिएगा, एक तरफ आपका क्या कर दीजिएगा? नाम दीजिएगा क्रिस्टल का, क्यूबिक है, मोनो क्या है, ठीक है। एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल और ब्रेविस लैटिस। यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, चौथा में लिख लेना एग्जाम्पल के केस में। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्यूबिक में आपका हो जाएगा NaCl, याद रखना
और ट्राई क्लिनिक के केस में आपका होता है K2Cr2O7। मैंने एग्जाम्पल वाला कॉलम नहीं बनाया था, थोड़ा जगह कम पड़ गया था। आप लोग जब भी उसको नोट कीजिएगा, जो भी चार्ट बनाए थे, तो एक साइड एक कॉलम रहेगा उसका एग्जाम्पल का। एनसीईआरटी में देखिएगा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा, उसमें आपको सारा चीज दिया हुआ एग्जाम्पल सहित, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आज का होमवर्क रहा, याद कर लो, नोट कर लीजिए। होमवर्क रहेगा राइट एग्जाम्पल ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसको लिख लीजिएगा। और लिख करके ये कंप्लीट जो चार्ट बना करके आज जो पढ़ाए हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का, ये हमको फोटो क्लिक करके, नोट्स बना के फोटो क्लिक करके हमको मेरे पर्सनल आईडी पर भेजिएगा। आज का आपका होमवर्क सिर्फ यही रहा, ठीक है ना। तो इससे यही ऑब्जेक्टिव में दिखा दिया, सब्जेक्टिव में दिखा दिया। बीसीसी बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ब्राइडिस लैटिसेस की संख्या कितना है। बिहार स्टेट का जो कंपटीशन का जो एग्जाम होता है जेईई और मेडिकल का, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछता था। तो ये सारा चीजें आज पैटर्न कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, क्रिस्टल सिस्टम। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा क्रिस्टल लैटिस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसका क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका ज्यादा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, फ्री स्पेस जिसका कम, ठीक है ना। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। इसके बाद कल हम लोग मिलेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टाइम मिला तो कल के लेक्चर में वॉइड्स के बारे में भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना। फिर वॉइड पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, फार्मूला मिलेगा, तो वो सारा चीज देखेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जरूर अपने चार्ट में बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है ना। हेक्सागोनल का, क्यूबिक का, रोम्बोहेड्रल का, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछता था। कल हमको ये होमवर्क कंप्लीट करके दिखाइएगा, ठीक है ना। चलिए, आज की कहानी यहीं तक, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।